नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। दोस्तों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 8 की बुक सामाजिक अध्ययन और इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट सेकेंड पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड, जो कि विषय होगा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे शासन चलाती है, इसके बारे में जो भी पॉइंट्स मेन इस लेसन में बनेंगे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि 12 अगस्त 1765 को अर्थात 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने किसको बंगाल का दीवान तैनात किया, तो ध्यान रखिएगा ये होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया जाता है मुग़ल बादशाह के द्वारा। वो भी कब? तो 12 अगस्त 1765 को। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1765 से पहले यह एक दौर था जब 1765 से पहले जो कंपनी ब्रिटेन से सोने व चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी, और समय के साथ धीरे धीरे इसमें बदलाव होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं की चीज़ों को अपने यहाँ निर्यात करने लगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है और इस अकाल में 1 करोड़ लोगों की मौत होती है। यदि आपसे पूछा जाए बंगाल में अकाल कब पड़ा था, तो वो था 1770 के दौर में बंगाल में अकाल पड़ जाता है, जिसमें 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। वहीं 1793 की बात करें तो 1793 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक बंदोबस्त लागू किया, वो था स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त को लागू किया जाता है 1793 में। इस स्थाई बंदोबस्त के तहत क्या था कि जो भी राजा व तालुकदार होंगे उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, ताकि वे लोग क्या करें, किसानों से लगान वसूल कर कंपनी को राजस्व चुका सकें। अर्थात इसमें एक निश्चित रकम तय की गई, यानी कि इतनी रकम कंपनी को चुकानी है। अब ये न तो उससे ज़्यादा दे सकते थे और न ही उससे कम, एक स्थायी रकम थी, इसलिए इस बंदोबस्त को बोला गया स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद 1882 में होल्ट मैकेंजी ने क्या किया कि एक नई व्यवस्था लागू कर दी और वो कहलाई महालवारी बंदोबस्त। महालवारी बंदोबस्त में क्या था कि राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जो थी जमींदार को न देकर गांव के मुखिया को दी गई और वो लोग राजस्व इकट्ठा कर कंपनी को अदा करते थे। देखिएगा, इसके पहले क्या था कि जो अस्थाई बंदोबस्त थी उसमें जमींदारों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो किसानों से लगान वसूलें और फिर कंपनी को राजस्व चुकाएं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं महालवारी बंदोबस्त में कि यहाँ पे ये जमींदारों को यह व्यवस्था, यह जिम्मेदारी नहीं दी गई, बल्कि यह जिम्मेदारी गांव के मुखिया को प्रदान की जाती है कि गांव के मुखिया ही जिम्मेदार होंगे कि वो राजस्व को इकट्ठा कर ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाएं। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में नई व्यवस्था लागू होती है और वह व्यवस्था थी रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था लाने का श्रेय जाता है टॉमस मुनरो को। टॉमस मुनरो ने दक्षिण भारत में एक नई व्यवस्था लागू कर दी थी, रैयतवारी। तो ध्यान रखिएगा, रैयत का अर्थ ही होता है किसान अर्थात कृषक। रैयतवारी व्यवस्था में क्या था, न तो इसमें जमींदारों को जिम्मेदारी दी गई थी और ना ही गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट कृषक ही होंगे, भूमि के मालिक, जो कि डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व अर्थात लगान दे देंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। यही था रैयतवारी व्यवस्था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नील का पौधा है वो कौन से इलाके में उगता है, तो यह है उष्णकटिबंधीय इलाका, यानी उष्णकटिबंधीय इलाके में ही नील का पौधा उगाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी व नीले रंग का बनाने के लिए वुड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी जो यूरोपीय व्यापारी थे उन्हें कपड़े की रंगाई करने के लिए वुड नाम का पौधा था जिसके ऊपर निर्भर इन लोग को रहना पड़ता था। और ये जो वुड नाम का पौधा है वो उगता था
शीतोष्ण क्षेत्र में, यानी ये जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पे वोड नाम का पौधा उगता था। जैसे आपका वो एरिया हो जाएगा ब्रिटेन का, इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि ये एरिया है जहाँ पे वोड नाम का पौधा उगता था। 18वीं शताब्दी में जो बंगाल में नील की खेती थी वो तेज़ी से फैलने लगी थी और यहाँ पे देखते हैं कि 1788 में ब्रिटेन ने भारतीय नील आयात किया 30% और 1810 में ब्रिटेन ने भारतीय नील का आयात किया 95%। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो नील है उससे जब कपड़े की रंगाई की जाती थी तो वो कहीं अधिक चमकदार और गाढ़ा होता था और कपड़े की क्वालिटी और अच्छी लगती थी। वुड पौधे की अपेक्षा, वुड की अपेक्षा नील की कहीं अधिक मार्केट में डिमांड होने लगी और यही कारण है कि नील की डिमांड होने की वजह से मार्केट में जहाँ पे ब्रिटेन ने 1788 में भारतीय नील 30% का आयात किया था, वहीं 1810 में हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने भारतीय नील का आयात किया 95%। ये कारण था कि नील की मार्केट में बिल्कुल डिमांड बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट हम वहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि नील की खेती के दो तरीके थे, एक आपका निज तरीका था और दूसरा रैयती। कितने तरीके थे नील की खेती करने का, तो एक निज है, दूसरा रैयती। रैयत का अर्थ होता है किसान, ये हम लोग पिछले स्लाइड में भी इसको सीख चुके हैं। वहीं हम आगे देखते हैं कि 1859 वो समय था जब बंगाल के हज़ारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। यानी 1859 में बंगाल के बहुत से ऐसे किसान हुए, बहुत से ऐसे कृषक हुए जिन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस लेसन में लास्ट में गांधी जी की एंट्री होती है और यहाँ पे गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से आए थे और यहाँ पे एक बिहार के एक किसान थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए आमंत्रित किया था। यानी राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आए और वहाँ पे जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनकी क्या दुर्दशा है उनके बारे में वो जानें और फिर उन्हें एक सहायता प्रदान करें। तो दोस्तों आज के इस लेसन में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना जो लेसन है इसमें बस इतना ही मेन पॉइंट्स दिया हुआ था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।